नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत बड़ी खबर डब्ल्यूएचओ से निकल कर आ रही है। डब्ल्यूएचओ में भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है, या फिर यूं कहें कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल 18 मई से 22 मई तक डब्ल्यूएचओ की 73वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक चल रही है, और ये पहली बार है जब कोविड-19 के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत यह महासभा आयोजित हुई है। इस महासभा के संगठन में डब्ल्यूएचओ के सभी 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मीटिंग में अमेरिका, भारत सहित विकसित राष्ट्रों ने कोविड-19 मामले के संदर्भ में डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और उसकी आलोचना की। हालांकि जैसा कि उम्मीद थी कि चाइना डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट करेगा, वैसा हुआ भी। उसने खुद को डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली से संतुष्ट बताया, और इसी बात से अमेरिका और अन्य विकसित राष्ट्र नाराज दिखे। भारत के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये रही कि 22 मई 2020 से 22 मई 2021 तक के लिए, पूरे एक वर्ष के लिए उसे डब्ल्यूएचओ की विश्व स्वास्थ्य महासभा के कार्यकारी बोर्ड महानिदेशक के अध्यक्ष का पद दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य महासभा डब्ल्यूएचओ की बुनियादी नीतियों व बजट को तय करती है, तो वहीं इन नीतियों को लागू करवाने की जिम्मेदारी कार्यकारी बोर्ड महानिदेशक की होती है, जिसका अध्यक्ष 22 मई 2021 तक के लिए भारत को बनाया गया है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि डब्ल्यूएचओ को जितनी भी फंडिंग मिलती है, उन सभी की अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेहिता के मामले अब कौन चेक करेगा? भारत चेक करेगा। जाहिर है कि भारत पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, वह भी उस समय जब हालात डब्ल्यूएचओ के एकदम विषम हैं, परिस्थितियां एकदम जटिल हैं। भारत को बहुत कठिन और कूटनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। इस समय डब्ल्यूएचओ के फ्लोर पर अमेरिका, चीन एक दूसरे पर जमकर निशाना साधे हुए हैं। फिलहाल भारत के सामने सबसे बड़े दो प्रमुख मुद्दे आने वाले हैं अध्यक्ष बनने के बाद। पहला है डब्ल्यूएचओ में ताइवान की परमानेंट स्थायी भागीदारी, जो चीन कभी होने नहीं देगा। दूसरा, डब्ल्यूएचओ की वर्तमान कार्यप्रणाली पर अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों का जो अविश्वास बना है, उसको भी बहाल करना है भारत के द्वारा। अब बात करते हैं ताइवान की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा डब्ल्यूएचओ की दर्ज कराने के लिए लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। इस मामले पे अब बात करते हैं। कोरोना वायरस के मामले में वुहान में जब पहला मामला आया, तभी से ताइवान अपनी स्वास्थ्य तैयारियों में जुट गया था। उसके पास एक बेहतरीन स्वास्थ्य ढांचा है, शायद इटली, स्पेन और अमेरिका से भी अच्छा। तभी तो कोरोना आपातकाल में भी 2 करोड़ आबादी वाले ताइवान में 16 मई तक सिर्फ 440 लोग ही संक्रमित हुए। सोचिए, 16 मई तक सिर्फ 440 लोग ही संक्रमित हुए और केवल 7 लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा ताइवान ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सेकेंडरी मेडिसिन्स का भी जो है खोज कर ली है बहुत पहले ही, जिससे कि इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है इंसान का और वो लड़ने में अधिक सक्षम होता है। इन सब ने अमेरिका, यूरोप सहित पूरे विश्व का ध्यान खींचा, और इलाज की संभावनाओं को लेकर अपने अनुभवों और जानकारी को साझा करने के लिए ताइवान ने विश्व के आगे डब्ल्यूएचओ में शामिल होने और उनकी बैठकों में भाग लेने का जो है निवेदन किया। और विश्व भी चाहता है कि उसकी जानकारी का लाभ जो है समस्त विश्व को मिले, लेकिन चाइना ने पूरी तरीके से मना कर दिया। चाइना इसका विरोध कर रहा है। अमेरिका, यूरोपीय देश 73वें विश्व स्वास्थ्य महासभा में ताइवान के पर्यवेक्षक देश का दर्जा देने की पुरजोर वकालत कर रहे थे, जिसे चाइना ने पूरी तरह से इनकार कर दिया, विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि कारण है वन चाइना पॉलिसी। चाइना वन चाइना पॉलिसी नीति के तहत ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान की सत्ता में जो नई सरकार बनी है, वो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानती। वो अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक स्वतंत्र इकाई मानती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत किस प्रकार रचनात्मक कूटनीति का प्रयोग करते हुए ताइवान को डब्ल्यूएचओ में प्रवेश दिलाता है और अमेरिका और चाइना को संतुष्ट करता है। हालांकि अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को धमकी दी है कि वो 1 महीने के अंदर अपने में सुधार करे, नहीं तो उसकी जो फंडिंग है वो स्थायी तौर पर बंद कर दी जाएगी। डब्ल्यूएचओ वैसे तो अमेरिका में है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो है चाइना के अधीन कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। चाइना ने 3 करोड़ की फंडिंग भी की है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो डब्ल्यूएचओ के सीईओ हैं, उनके जो देश में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। हालांकि
भारत को मेरे अनुसार, मैं अपनी अगर राय दूं तो मेरे अनुसार ताइवान को जो है दर्जा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि चाइना की मोतियों की माला जो नीति है भारत के अगेंस्ट, उसका एक जवाब हो सकता है ताइवान को शामिल करने के बाद। भारत को भी चाहिए कि जिस तरीके से चाइना मोतियों की माला के तहत पड़ोसी राष्ट्रों में अपने सैन्य बेस बना करके भारत को घेर रहा है, उसी तरीके से चाइना को भी जो है उसके पड़ोसी राष्ट्रों में अपने सैन्य बेस बनाकर घेरना चाहिए। ठीक है, इससे संतुलन बना रहेगा खाड़ी देशों में। आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं। इस टॉपिक पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।